In the name of Holy Allah, who is the most beneficent, the merciful. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and welcome to all of you on my YouTube channel Study Station. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर व्यूअर्स, हम एक इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द वेरी वेरी सिग्निफिकेंट जो सब्जेक्ट है उसको डिस्कस कर रहे थे, जिसके रिलेटेड हर एक चीज़ रिवॉल्व करती है, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर आप इस सब्जेक्ट को समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो सकती हैं। आई एम डैम श्योर कि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो बहुत सी जो क्वेरीज आप बाद में फेस करते हैं ऑन द टाइम आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये इसकी इम्पोर्टेंस है इस सब्जेक्ट की। एंड वी वर ट्राइंग टू कवर द ओवरव्यू, द टाइमलाइन, द क्रोनोलॉजी ऑफ दिस सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है ये एक हिस्ट्री के ऊपर बेस करता है। एंड यू नो वेरी वेल, हिस्ट्री के अंदर एजेस आती हैं, पीरियड्स आते हैं, डेट्स वगैरह सारी की सारी आती हैं। अब हिस्ट्री की बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर जो है वो तकरीबन 1600 और 1700 1600 साल तक या 1700 साल तक फैला हुआ है। जो 450 से जिसका आगाज़ होता है आज के दौर तक वो लिटरेचर चला आ रहा है। 5वीं सदी के अंदर आगाज़ हुआ था और अब 21वीं सदी चल रही है। तो वो 1600 साल या 1700 साल जो बनते हैं वही हमने कवर करने हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर हम सिर्फ ओवरव्यू लेते हैं जी, कौन सी एज है, उसके अंदर कौन से राइटर्स हमारे पास आते हैं, कौन सा लिटरेचर की फॉर्म हमारे पास आती है, इसके अंदर सिर्फ ओवरव्यू लिया जाता है। बाकी आप हर सेमेस्टर के अंदर उस एज के रिलेटेड ही चीज़ें पढ़ते हैं। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आपके सामने ये एक टाइमलाइन नज़र आ रही है, इसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो हमने इंट्रोडक्शन पे बनाई थी, दूसरी वीडियो हमने अपनी पहली एज एंग्लो सैक्सन के ऊपर बनाई थी, वो अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, अगर आप वो देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। आज हम जिस एज को डिस्कस करेंगे वो एज है एज नंबर 2। यू कैन सी ऑन द राइट कॉर्नर एंग्लो नॉर्मन पीरियड। जी, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एज इन डिटेल। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलने वाली। बहुत ही ख़ास दौर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है, जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म के इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो आपको ये 8 पीरियड्स नज़र आ रहे हैं ना, हर एक पीरियड दूसरे पीरियड से बढ़ के है, हर एक पीरियड दूसरे पीरियड से इम्पोर्टेंट पीरियड है। किस तरह से उनका हम बारी बारी देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर पीरियड नंबर 2, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। जी, अब हम बात करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड, पीरियड नंबर 2 के बारे में। इस पीरियड के 2 नेम्स हैं। नंबर 1 इज़ एंग्लो नॉर्मन पीरियड एंड नंबर 2 इज़ मिडल इंग्लिश पीरियड। मिडीवियल पीरियड भी इसको कहा जाता है। और ये जो पीरियड है तकरीबन 400 ईयर प्लस यानी कि ये पीरियड समझा जाता है, जो कि 1066 1066 से शुरू होता है एंड एंडेड ऑन 1500 और 1500 तक जाता है। तकरीबन 434 साल बनते हैं इस एज को, इस पीरियड को। ये पीरियड लगभग 450 साल का है। तो इसके अंदर क्या बात की गई है, इंशाल्लाह आज हम उसी चीज़ को कवर करेंगे। अब ये जो पीरियड आपको 434 साल का नज़र आ रहा है, इसको हम सब पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर देंगे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपकी आसानी के लिए हम ना इस 434 सालों को 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। नंबर 1 इज़ अर्ली पीरियड, नंबर 2 इज़ ड्यूरिंग चौसर, नंबर 3 इज़ आफ्टर चौसर। इस 434 सालों को आपने आसान ज़ुबान में याद रखना है तो चौसर के नाम से याद रखना है। चौसर से पहले का दौर, चौसर की ज़िंदगी का दौर और चौसर की वफ़ात के बाद का दौर। इस तरह से इसके आपने डिवीजन करनी है। चौसर से जो पहले का दौर है उसको अर्ली पीरियड कहते हैं और उसका दूसरा नाम है बिफोर चौसर, जो कि स्टार्ट होता है 1066 से 1340 1066 से लेके 1340 तक चौसर से पहले का दौर है।
अब जब चौसर साहब पैदा होते हैं, उनकी जो पूरी ज़िंदगी है वो दूसरा दौर बन जाता है, जिसको एज ऑफ चौसर कहते हैं। ड्यूरिंग चौसर भी इसको कहा जाता है। 1340 से लेके 1400 तक 60 साल का ये दौर है जी, जिसके अंदर चौसर एक प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं। द लास्ट वन आफ्टर चौसर, चौसर की वफ़ात के बाद का जो पीरियड है उसको आफ्टर चौसर भी कहते हैं और एज ऑफ रिवाइवल भी कहते हैं, जो कि 100 साल का दौर है। अब रिवाइवल क्या होता है? रिवाइवल कहते हैं न्यू बॉर्न, किसी चीज़ को दोबारा ज़िंदा करना। अब चौसर क्योंकि एक प्रोमिनेंट फिगर था, चौसर की वफ़ात हो गई, मर गया, उसके बाद जो चौसर के स्कूल यानी कि स्कूल थे, यानी कि जो कि इसको फॉलो किया करते थे, उन्होंने चौसर की राइटिंग को, चौसर के वर्क को ज़िंदा रखा था। चौसर की वफ़ात के बाद उसके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने चौसर को ज़िंदा रखा था थ्रू राइटिंग। ठीक है जी। तो ये 3 पीरियड्स हैं, हम इनको इस तरह से डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी इस 434 साल का जो दौर है, इसका एक ओवरव्यू लेंगे। उस ओवरव्यू के ज़रिए हम चीज़ों को समझेंगे, फिर हम इंशाल्लाह इन 3 पीरियड्स को डिटेल के अंदर समझेंगे। ओवरव्यू आप ले लेंगे तो वो 3 जो पीरियड हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो आपको जस्ट अ पीस ऑफ केक की तरह लगेगा, बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, लेकिन उसके लिए आपको ओवरव्यू अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ, इट वुड बी बेटर कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो अपने पास पेन, पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर वगैरह लाजमी रखें, ताकि आप अपने नोट्स बनाते जाएं। जितने अच्छे नोट्स बनाएंगे उतना ही फ़ायदा आपका होगा, ना सिर्फ आपके एजुकेशनल लाइफ के अंदर, स्टूडेंट लाइफ के अंदर, बट आफ्टर योर एजुकेशनल लाइफ, आपकी फ्यूचर जो प्रैक्टिकल लाइफ होगा उसके अंदर भी ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगी। खैर जी, बातें करने को तो इस पीरियड के ऊपर बहुत ज़्यादा है, हम कोशिश करेंगे हर एक चीज़ को कंसाइज करते जाए, लेकिन फिर भी चीज़ें बहुत ही गहरी हैं, उनको हम इंशाल्लाह हर एक व्यू से, हर एक ज़ाविये से उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड with the overview of the period number 2, Anglo-Norman period और Middle English period. If we talk about the historical background, तो पिछले पीरियड के अंदर भी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं जी। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तारीखी पस मंज़र क्या है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं जी। If we talk about in 1066, William the Conqueror, the Duke of Normandy, France, defeated the English king Harold Godwinson at the Battle of Hastings 1066 and he became the ruler of England. ये जी थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। 1066 के अंदर क्या हुआ था कि फ्रांस का एक इलाका है नॉर्मैंडी, नॉर्मैंडी का एक ड्यूक है, मीन्स के छोटा जो किसी रियासत का जो छोटा सा सरबराह होता है उसको ड्यूक कहते हैं। ये आया था जी अपनी फ़ौज के साथ इंग्लैंड 1066। उस वक़्त इंग्लैंड का जो लास्ट किंग था सैक्सन्स का, उसका नाम था हैरल्ड गॉडविंसन। इनके दरमियान लड़ाई हुई थी। जो लड़ाई हुई थी वो 1066 में हुई थी और वह एक जगह थी जिसका नाम था हेस्टिंग, और ये लड़ाई जीता था ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, फ्रांस का बादशाह जिसका नाम था विलियम। ये जंग जीता था, इसने सैक्सन का दौर ख़त्म किया था, जिसकी वजह से इसको विलियम द कनकरर भी कहा जाता है। जैसे ये जंग जीता, इसका दौर शुरू हो गया और वो दौर कहलाता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ये जी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आगे बात करते हैं जी हम दूसरी चीज़ों की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखें, द नॉर्मन्स, ये जो नॉर्मन्स आए थे नॉर्मैंडी से, विलियम लॉग और उसके साथी, ब्रॉड देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन टू इंग्लैंड। ये सिर्फ अपना एक फिज़िकल अपीयरेंस ही नहीं लेके आए थे, बॉडी का एक ढांचा ही नहीं लेके आए थे, ये अपने साथ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आए थे। नंबर 1 इज़ लैंग्वेज, नंबर 2 इज़ कल्चर एंड नंबर 3 इज़ ट्रेडिशन। जिस जगह पे ये 3 चीज़ें काबिज़ हो जाती हैं, ये 3 चीज़ें आ जाती हैं, उस एरिया की, उस जगह की पूरी सिविलाइजेशन बदल जाती है। ज़ुबान बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रवायात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सकाफ़त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब ये तीनों चीज़ें बदल जाती हैं तो वहाँ की जो सिविलाइजेशन, जो तहज़ीब है, वो मुकम्मल तौर पे बदल जाती है। विलियम आ गया, नॉर्मैंडी से आ गया, हर एक चीज़ वो अपने साथ लेके, इट मीन्स कि जो पुरानी तहज़ीब थी, सिविलाइजेशन थी सैक्सन्स की, वो टोटली तौर पे ख़त्म हो चुकी थी। अब एक न्यू सिविलाइजेशन आ गई थी। देयर लैंग्वेज वाज नॉर्मन फ्रेंच, इनकी जो ज़ुबान थी वो नॉर्मन फ्रेंच थी। फ्रांस से आए तो डेफिनेटली उनकी ज़ुबान भी फ्रेंच ही होगी। विच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द रॉयल कोर्ट, गवर्नमेंट एंड द अपर क्लास। ये उनकी ज़ुबान थी, इसलिए उन्होंने अपनी ही ज़ुबान को हायर लेवल पे रखा।
जितना भी उनके ऊपर वाले स्टेटस हुआ करते थे, उन्होंने वहाँ पे जिस ज़ुबान को रखा था वो फ्रेंच को ही रखा था। जस्ट लाइक रॉयल कोर्ट, जो उनका दरबार होता है उसके अंदर जो ज़ुबान बोली जाती थी वो फ्रेंच ही बोली जाती, नॉर्मन फ्रेंच बोली जाती थी। जो सरकारी काम वगैरह किए जाते थे वो भी नॉर्मन फ्रेंच के अंदर ही किए जाते थे, और जितने भी अपर क्लास के लोग थे, अमीर लोग थे, जिनका बोलबाला था, वो भी फ्रेंच ज़ुबान का ही यूज़ किया करते थे। देन अब लैंग्वेजेस की उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो किस तरह से की हुई थी, देखिए आपकी आसानी के लिए ये चीज़ बनाएगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड 3 लैंग्वेजेस वर कॉमनली यूज्ड। इस दौर के अंदर जो दूसरा दौर है मिडीवल पीरियड, उसके अंदर 3 तरह की ज़ुबानें बोली जाती थी। नंबर 1 इज़ फ्रेंच, नंबर 2 इज़ लैटिन एंड नंबर 3 इज़ इंग्लिश। इस तरह से 3 ज़ुबानों को डिवाइड किया गया था। जो फ्रेंच थी वो किंग लोग यूज़ करते थे, नोबल्स करते थे एंड कोर्ट्स के अंदर यूज़ की जाती थी। लैटिन जो यूज़ की जाती थी वो चर्च के अंदर यूज़ की जाती थी, क्योंकि उस वक्त जो राइटिंग की जाती थी वो फ़िलहाल लातीनी ज़ुबान के अंदर ही की जाती थी, एंड स्कॉलर्स जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी लैटिन ज़ुबान ही यूज़ करते थे। लैंग्वेज स्पोकन बाय द कॉमन पीपल, और जो अंग्रेज़ी ज़ुबान थी वो सिर्फ निचले तबके तक रह गई थी। जितने भी गरीब लोग थे दे यूज टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच एंड लैटिन ओल्ड इंग्लिश चेंज टू मिडल इंग्लिश। उनका इन्फ्लुएंस पड़ा तो वो जो एक पुरानी इंग्लिश थी वो ख़त्म हो चुकी थी, और एक मिडल इंग्लिश टाइप की ज़ुबान उनके सामने आ रही थी। जी, अब ये आप एक पैरामिड देखें, वो ज़ुबानों को समझाने के लिए कि किस तरह से उस दौर के लोग चीज़ों की तफरीक करते, तो उसके लिए आपको इस पैरामिड का पता होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड द यूरोपियन फ्यूडलिज्म। ये फ्यूडल सिस्टम है जी, कि लोगों की तफरीक उन्होंने किस तरह से की हुई थी, सकाफत, कल्चर, ज़ुबान की तफरीक किस तरह से की थी, वो इस पैरामिड के ज़रिए आपको पता चल सकती है। एट द टॉप दे हैव द किंग। किंग की जो प्लेस है वो सबसे ऊपर है। जो किंग ने कह दिया, इट इज़ लाइक दैट ऑर्डर इज़ फ्रॉम द गॉड, कि जो बादशाह ने कह दिया वो खुदा का हुक्म हो गया, उसको कोई बंदा निगेट नहीं कर सकता। किंग के बाद जो अहमियत ज़्यादा थी वो नोबल्स की थी, दरबारी लोगों की, या जो चर्च के अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी बड़ी इज़्ज़त की जाती थी। उनके बाद जो थोड़ी कम इज़्ज़त थी वो नाइट्स की थी, जंगजू लोग थे जो डिफेंड किया करते थे इनकी सल्तनत को। और जो सबसे कम अहमियत थी वो पीजेंट्स की थी। पीजेंट्स कहते हैं आम लोग, कॉमन पीपल, जिनके साथ बुरा सलूक किया जाता, काम वगैरह सारा कुछ इन्हीं से ही लिया जाता था। तो इस तरह से नॉर्मन के अंदर दूसरे एज के अंदर लोगों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता था, इस तरह से उनकी तकसीम की गई थी। देन जी, इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर ऑल ऑफ यू। ये जो 434 साल का दौर है इंग्लैंड के अंदर नॉर्मन्स का, उसको किसने सर्व किया वो आप इस स्लाइड के ज़रिए समझ सकते हैं। 434 साल का जो दौर है उसको तकरीबन 18 बादशाहों ने सर्व किया था 434 सालों के अंदर। और वो जो 18 बादशाह थे वो 4 हाउसेस से बिलोंग करते थे। ठीक है जी, हाउस एक ही था लेकिन उसके अंदर तफरीक हो गई थी। मीन्स के जिस तरह एक चीज़ की ब्रांचेस नहीं निकल आती, सबसे मेजर एक ही हाउस था, फिर उसके आगे इन्होंने ब्रांचेस निकाली हुई थी। ठीक है जी, ये 4 हाउसेज आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो 434 साल का जो दौर है, उस दौर को किस किस बादशाह ने सर्व किया था। देखिए जी, 4 हाउसेज हैं हमारे पास। डेफिनेटली जो फर्स्ट पे हाउस आएगा वो हमारे पास नॉर्मैंडी का आएगा, क्योंकि इन्होंने आके यहाँ पे अपनी एग्जिस्टेंस शो की थी। इन्होंने अपनी अपीयरेंस शो की थी। कौन सा जी? हाउस ऑफ नॉर्मैंडी, नॉर्मन डायनेस्टी। ठीक है जी, ये कबीला है जी, ये एक ख़ानदान है नॉर्मन। सबसे पहले इनका जिक्र किया जाएगा। इस ख़ानदान के 4 बादशाहों ने सर्व किया है। 1066 से लेके 1066 से लेके 1154 तक। सबसे जो पहला बादशाह समझा जाता है नॉर्मन्स का, उसका नाम है विलियम वन द कनकरर। नंबर 2 पे विलियम 2, नंबर 3 पे हेनरी 1 और नंबर 4 पे स्टीफन। ये 4 बादशाह थे जो नॉर्मन थे, और ये हाउस 1 कहलाएगा। अब इसी के अंदर से हाउस 2 निकलता है। हाउस 2 का नाम है जी प्लांटेजिनेट। ये वर्ड है प्लांटेजिनेट।
ये सबसे बड़ा हाउस समझा जाता है। इससे आगे ब्रांचेज निकली। आगे वाले जो आपको 2 हाउसेज नज़र आ रहे हैं ना, ये दोनों हाउसेज, ये जो हाउस है प्लांटेजिनट, ये इसी की ब्रांचेज हैं, ये याद रखिएगा। अब इस हाउस का एक दूसरा नाम है, उसको कहते हैं एंजीवन डिनेस्टी। एंजीवन डिनेस्टी कहते हैं जी। एंजीवन डिनेस्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हेनरी टू किंग था ना, इस दौर का सबसे पहला हेनरी टू, उसका जो फैमिली ओरिजिन था वो इस नाम के साथ था। हेनरी टू का जो फैमिली ओरिजिन था वो एंजीवन डिनेस्टी से उसका ताल्लुक था, जिसकी वजह से हाउस ऑफ प्लांटेजिनेट को एंजीवन डिनेस्टी भी कहा जाता है। परेशान है कि दोनों एक ही नाम है, दोनों में से आप एक ही याद रख सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा हाउस था। आगे वाली इसी से ब्रांचेज निकलती हैं। हाउस ऑफ प्लांटेजिनेट का जो बादशाह है वो 8 आए। हेनरी टू, रिचर्ड 1, जॉन, हेनरी 3, एडवर्ड 1, एडवर्ड 2, एडवर्ड 3, रिचर्ड 2। इस तरह से 8 बादशाह आए हाउस ऑफ प्लांटेजिनेट के अंदर, और इन्होंने मुख्तलिफ अदवार के अंदर सर्व किया था। जो हमारे पास हाउस ऑफ नॉर्मैंडी है उन्होंने 88 ईयर सर्व किया था, और जो हमारे पास हाउस ऑफ प्लांटेजिनेट है उन्होंने 245 ईयर्स रूल किया था। अब इसके अंदर से एक पहली ब्रांच निकलती है, उसका नाम है हाउस ऑफ लैंकास्टर। ये 3rd हाउस है, लेकिन ये प्लांटेजिनेट के अंदर से ही निकला हुआ है, हाउस ऑफ लैंकास्टर। ठीक है जी। इन्होंने तकरीबन 62 ईयर सर्व किया था, जिसके अंदर हेनरी 4 है, हेनरी 5 है और हेनरी 6 है। इस दौर के अंदर सिर्फ हेनरीज ही आए हैं। और जो लास्ट हाउस हमारे पास आ जाता है हाउस ऑफ यॉर्क, ये भी एक ब्रांच है किसकी? प्लांटेजिनेट की। इसके अंदर भी 3 बादशाह आए थे, एडवर्ड 4, एडवर्ड 5 और रिचर्ड 3। ठीक है जी। इनका दौर है वो सबसे कम दौर है, जिसको 24 ईयर्स के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको नीचे और भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन ये 18 जो रूलर्स हैं इनको याद रखिए कि इन्होंने तकरीबन 18 जो किंग्स हैं इन्होंने तकरीबन 434 साल तक रूल किया। ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको लाजमी तौर पे लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं जी मेन फीचर्स की। हमें पता तो चल गया कि वो बैकग्राउंड क्या था और फ्यूडल सिस्टम किस तरह का था, और उसके बाद कौन कौन से रूलर्स आए। अब बात करते हैं मेन फीचर्स की। मेन फीचर में सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है, वो आ जाती है फ्रेंच इन्फ्लुएंस। फ्रेंच का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। 1000 ऑफ फ्रेंच वर्ड्स एंटर्ड द इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश जो ज़ुबान थी वो वहाँ पे बेसिक थी, क्योंकि वहाँ पे जो सेक्शन थे उन्होंने इंग्लिश ज़ुबान बोलना शुरू कर दी थी, ओरिजिनेट हो चुकी थी। अब फ्रेंच आए, वो अपनी ज़ुबान लेके आए, तो इंग्लिश के अंदर जो फ्रेंच वर्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा हो चुके थे। ये है फ्रेंच की इन्फ्लुएंस, स्पेशली रिलेटेड टू गवर्नमेंट। ये जो इंग्लिश के अंदर फ्रेंच के वर्ड्स आए हैं वो स्पेशली गवर्नमेंट के वर्ड्स थे, लॉ कानून के वर्ड्स थे, रिलीजन मज़हब के वर्ड्स थे, आर्ट एंड फूड, आर्ट और फूड के भी वो नाम उसके अंदर थे। मीन्स कि ये जो आजकल हम वर्ड्स बोलते हैं ये स्पेशली इन्फ्लुएंस हुए हैं फ्रेंच लैंग्वेज से, इन्फ्लुएंस हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, जज, कोर्ट, रिलीजन, ब्यूटी, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये फ्रेंच वर्ड्स हैं। फ्रेंच से वर्ड ये लिए गए थे, एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने आ गए जी। और डिटेल से इसको पढ़े तो दूसरी हमारे पास जो चीज़ आ जाती है मेन फीचर के अंदर, वो डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर भी इस दौर के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया गया। अब हम लिटरेचर डिस्कस करते हैं, कौन कौन सा लिटरेचर। लिटरेचर बिकेम डिफरेंट फ्राम द एंग्लो सैक्सन पीरियड। इस दौर के अंदर जो पीरियड आया था वो पिछले दौर से थोड़ा मुख्तलिफ था। द ओल्ड हीरोइक स्टाइल बिकेम लेस कॉमन। जो पिछला एक हीरोइक स्टाइल चला था, रेपुटेशन चल रही थी, उसको ख़त्म कर दिया गया, वो बहुत कम अहम रह गया। एंड न्यू फॉर्म अपीयर्ड, और एक नई किस्म सामने। जस्ट लाइक रेपिटेशन डिक्रीज, राइम इंट्रोड्यूस्ड। रेपिटेशन ख़त्म होती जा रही थी और राइम आती जा रही थी। राइम आपको पता है कि वो जो एंडिंग लाइंस होती हैं, मैच जो करते हैं, उनको राइम कहते हैं। पोइट्री के अंदर राइमिंग आना शुरू हो चुकी थी। रिलीजियस प्लेज डेवलप्ड, और इस दौर के अंदर, इस एज के अंदर प्लेज भी आए। मीन्स के जो ड्रामा का आगाज़ था वो भी इस दौर के अंदर होना शुरू हो गया था। और इसके अलावा बैलड्स भी आए और भी कुछ बहुत सी चीज़ें आई। नंबर 3, रोमांस लिटरेचर। इस दौर के अंदर एक रोमांस लिटरेचर भी है। व्हाट डज इट मीन? रोमांस लिटरेचर क्या होता है? रोमांस लिटरेचर आर द काइंड्स ऑफ स्टोरीज। ये ना कहानियाँ होती हैं। कहानी अगर किसी हीरो के बारे में, उसकी बहादुरी के बारे में, उसकी मोहब्बत के बारे में, हीरोइक एक्शंस के बारे में, या फिर एडवेंचर के बारे में बात की जाएगी। ऐसी कहानियाँ जिसमें आपको एडवेंचर मिले, ब्रेवरी मिले, मोहब्बत मिले, हीरोइक एक्शन मिले, या हीरो की डीड्स
के बारे में पढ़ने को मिले, वो जो स्टोरी होगी वो आपकी रोमांस लिटरेचर से उसका ताल्लुक़ होगा। तो रोमांस लिटरेचर भी इस दौर के अंदर बहुत ज़्यादा आया था। द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ राइटिंग वाज रोमांस विच इंक्लूड स्टोरीज ऑफ नाइट्स, किंग्स, बैटल्स, लव एंड एडवेंचर्स। ये पहले ही हम बात कर चुके हैं। तो इस तरह से लिटरेचर के अंदर ये काम किया गया था। लिटरेचर के अंदर जो काम होता है उसको ध्यान से पढ़ लिया करिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है रिलीजियस लिटरेचर। और लिटरेचर के अंदर सिर्फ फॉर्म्स ही नहीं आ रही, तो वो रिलीजन को भी साथ साथ लेके चल रहे थे। मैनी वर्क्स वर रिटन अबाउट क्रिश्चियनिटी एंड मॉरल टीचिंग, क्योंकि उस वक़्त क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा हो चुके थे, इसलिए वो मज़हब को भी साथ साथ लेके चल रहे थे। ठीक है जी, तो ये इसके फीचर्स हो गए। अब आ जाते हैं जी इसके राइटर्स की, कि इस दौर के जो 434 साल हैं, एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, मिडिल इंग्लिश पीरियड, इसके अंदर राइटर्स कौन कौन से? तो आपके आसानी के लिए सारे राइटर एक ही स्लाइड के अंदर हम यहाँ पे रख देते हैं। बिफोर चौसर से 4 राइटर आए थे। ये यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, लेकिन 4 राइटर कौन कौन से देखें। सबसे पहले जी लायामन, ये हमारे पास सबसे पहला राइट है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है जी, इसको वैस भी कह सकते हैं, इसको वास भी कह सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक होंगी। नंबर 1 इज लायामन, नंबर 2 इज़ वास या वैस। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है जॉफ्री ऑफ मनमथ, इसको आपने मनमथ बोलना है, जॉफ्री ऑफ मनमथ। और जो चौथा हमारे पास राइटर है उसका नाम है ग्लॉस्टर। यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो लाजमी तौर पे ऐड कीजिएगा, ग्लॉस्टर, GLOUCESTER, ग्लॉस्टर। ये 4 राइटर जॉफ्री चौसर की पैदाइश से पहले, मीन्स के बिफोर चौसर जो पीरियड है उसके अंदर है। एज ऑफ चौसर, जब चौसर की पैदाइश हुई उस वक्त चौसर एक खुद बहुत बड़ा राइटर था। दूसरे नंबर पे हमारे पास जॉन गोवर आता है, और तीसरे नंबर पे विलियम लैंगलैंड। ये जो 2 राइटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, जॉन गोवर और विलियम लैंगलैंड, बोथ आर द कंटेम्परेरी ऑफ जॉफ्री चौसर। इन दोनों ने जॉफ्री चौसर के साथ मिल के काम किया, जिसकी वजह से इसको कंटेम्परेरी, इन दोनों को कंटेम्परेरी कहा जाता है, गोवर एंड लैंगलैंड। आफ्टर चौसर, जब चौसर की मौत हो जाती है, मर जाता है, उसके बाद जो उसके साथी होते हैं वो उसके वर्क को लेके चल रहे थे। उसके अंदर कौन कौन है? नंबर 4 है हमारे पास, सॉरी जी 4 है हमारे पास। नंबर 1 इज लिजेट, इसको आपने लिटगेट नहीं कहना, दिस नेम इज लिजेट, हॉकलीफ एंड हेनरीसन। ये 3 राइटर्स थे जिन्होंने जॉफ्री चौसर के वर्क्स को ज़िंदा रखा था। ठीक है जी, तो ये इस दौर के फेमस राइटर्स हैं जी। तकरीबन आपके पास बनेंगे 10 राइटर्स हैं जिन्होंने इस एज को ज़िंदा रखा था, इस एज को पॉपुलैरिटी दी थी जी। यहाँ पे जो अर्ली राइटर्स हैं उनकी पिक्चर्स भी आपके सामने मैं शेयर कर देता हूँ। लायामन है जी, वास है जी, जॉफ्री ऑफ मनमथ है, और रॉबर्ट ऑफ ग्लॉस्टर। ये 4 राइटर्स हैं जो कि आपके सामने, इन्होंने कुछ फेमस वर्क्स भी लिखे जो आपके सामने नज़र आ रहा है जी। लायामन ने जो सबसे फेमस वर्क लिखा उसका नाम है ब्रूट भी इसको कहते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप ब्रूट पढ़ेंगे इसको। लायामन का जो वर्क है वह जी ब्रूट। वेस ने इसी के वर्क को फॉलो किया और उसका नाम रखा रोमन डी ब्रूट। और जॉफ्री ऑफ मनमथ ने जो वर्क लिखा उसका नाम था हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन वो यही बनेगी, हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया। और आखिरी जो राइटर है वो रॉबर्ट ग्लॉस्टर, और ये ही वाज अ क्रॉनिकलर, ये एक क्रॉनिकलर था जो हिस्ट्री के बारे में लिखा करता था। ये जी अर्ली एज के राइटर्स। अब आते हैं जी असल कहानी की तरफ। ये सारा का सारा एक ओवरव्यू था। अब हम उन 3 पीरियड्स को डिवाइड कर ले, सारी चीज़ें यही चलेंगी, सेम चलेंगी। वो ओवरव्यू आपको पता चल गया तो ये चीज़ें आपके लिए पीस ऑफ केक होंगी। मैं आपको पहले ही ये चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है जी, 3 पीरियड्स है जी, एक एक पीरियड को हम शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट पीरियड इज़ कॉल्ड बिफोर चौसर। अर्ली पीरियड भी कहते हैं और बिफोर चौसर भी कहते हैं, जो कि है 1066 से लेके 1340 तक जी। इस दौर के अंदर क्या बात की गई है? सेम वही बातें होंगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। वो कौन सा है देखें। अर्ली पीरियड बिफोर चौसर 1066 to 1340। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड का जो सबसे पहला हिस्सा है उसको बिफोर चौसर कहते हैं। इट बिगेन आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066। इसका जो आगाज़ होता है वो जो नॉर्मन जंग जीता उसके फ़ौरन बाद इसका आगाज़ हो जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो सारा का सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पिछला ही आएगा।
In 1066, the Normans conquered England. Their language, Norman French, influenced English society and literature. During this period, English was changing from Old English to Middle English. क्योंकि इंग्लिश के अंदर फ्रेंच वर्ड्स आ रहे थे, इसलिए जो पुरानी ओल्ड इंग्लिश थी वो मिडल इंग्लिश के अंदर चेंज हो रही थी। जी, इस दौर के मेन फीचर्स क्या हैं वो देख लें, खसूसियात क्या हैं इस दौर की। फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द रॉयल कोर्ट एंड नोबल्स। जो आपको वो फ्यूडल सिस्टम बताया था वो आप इनके फीचर में ऐड कर सकते हैं। जो अपर क्लास थी वो फ्रेंच बोलती थी। लैटिन वाज यूज्ड इन चर्च एंड एजुकेशन। तालीम के लिए और मज़हब के लिए जो ज़ुबान यूज़ की जाती थी वो लातीनी ज़ुबान की जाती थी। इंग्लिश वाज स्पोकन बाय द कॉमन पीपल। और जो निचले तबके के लोग थे, आम लोग, मजदूर लोग, वो इंग्लिश ज़ुबान यूज़ करते थे। Many French words entered the English language. Literature was mostly about religion, history and romance. बिल्कुल सिंपल चीज़ें पीछे जो आप सारी की सारी पढ़ चुके हैं। जी, मेन फीचर हो गए आपके। आगे आपका आ जाता है जी हमारे पास मेजर टाइप्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर की कौन सी टाइप्स आपके पास सबसे पहले रिलीजियस लिटरेचर है, ये भी बात हम क्लियर कर चुके हैं। क्रिश्चियनिटी के ऊपर लिखा गया, इखलाकी सबक लोगों को दिया गया। नंबर 2, रोमांसेस। हीरो के बारे में लिखा गया, हीरो की डीड्स के बारे में, हीरो के एक्शन के बारे में, हीरो की बहादुरी के बारे में, या फिर लिखा गया मोहब्बत के बारे में। ये तमाम चीज़ें जो मिल के बनाती है वो रोमांस बनाती हैं। हिस्टोरिकल वर्क्स, हिस्ट्री के बारे में बहुत वर्क लिखा गया। स्टोरीज ऑफ ब्रिटिश किंग्स एंड नेशनल हिस्ट्री, कौमी तारीख के बारे में लिखा गया और बादशाहों के बारे में भी लिखा गया। ये लिटरेचर की टाइप यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इंपॉर्टेंट राइटर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो 4 आपको दिखाए थे। अब उनके बारे में जान लेते हैं वो कौन थे। जॉफ्री ऑफ मनमंथ, ये सबसे पहला राइटर जी। इसकी एज भी देख लें, 1100 से 1155। फेमस वर्क हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया, इसको आपने रीगम पढ़ना है। हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया, ये जी इसका फेमस वर्क। इट कंटेन्स स्टोरीज अबाउट ब्रिटिश किंग एंड किंग अर्थर। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया, ये एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है जो इस बंदे ने लिखी है, मनमंथ ने। और इसके अंदर बादशाहों की कहानियाँ हैं, स्पेशली किंग अर्थर बहुत ही कमाल का बंदा था, उसके बारे में इसने कहानियाँ लिखी हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है जी वास या वेस, दोनों तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका दौर है जी 1110 से 1174। रोट, इसने क्या लिखी थी? रोमन डी ब्रूट इन रोमन फ्रेंच। इसने इंग्लिश के अंदर नहीं लिखी, रोमन फ्रेंच के अंदर इसको लिखा था। इट वाज बेस्ड ऑन जॉफ्री ऑफ मनमंथ्स वर्क। ये जो इसने बुक लिखी थी, ये जॉफ्री ऑफ मनमंथ के जो उसने बुक लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड करती, मीन्स कि उसके रिलेटेड ही इसने लिखी थी। नंबर 3 पे आप हमारे पास आ जाते हैं लायमन रोट ब्रूट। इसने ब्रूट लिखी थी, लायमन ब्रूट। इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश के अंदर जो सबसे पहला वर्क समझा जाता है, जो सबसे पुराना वर्क समझा जाता है, वो यही समझा जाता है लायमन ब्रूट का। मिडल इंग्लिश के अंदर जो सबसे पहला या बुनियादी जो समझा जाता है वो यही समझा जाता है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी रॉबर्ट ऑफ ग्लस्टर, 1260 से 1300। ही वॉज द मिडल इंग्लिश क्रॉनिकलर एंड पोइट भी था और क्रॉनिकलर भी था। ही रोट अबाउट इंग्लिश हिस्ट्री, इसने हिस्ट्री के बारे में लिखा। दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज द क्रॉनिकलर। हिज फेमस वर्क इज़ द क्रॉनिकल ऑफ रॉबर्ट ऑफ ग्लॉस्टर। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, हिस्ट्री के बारे में लिखा और पोइट भी था। तो ये जी इस एज के फेमस राइटर्स। तो यहाँ पे हमारी पहली जो एज का सब एज है वो ख़त्म होगी। अब दूसरे पीरियड की तरफ अंदर ही आ जाते हैं, जो है एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर मीन्स कि जॉफ्री चौसर के बारे में हम पढ़ते हैं जी। सेकंड में हमारे पास आ जाती है एज ऑफ चौसर। दिस पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ चौसर बिकॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ दिस टाइम वाज जॉफ्री चौसर। इस एज को एज ऑफ चौसर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एज का जो सबसे बड़ा एक ही पोएट था और उसका नाम था जॉफ्री चौसर। व्हाट हैपन इन दिस पीरियड? इस पीरियड के अंदर क्या हुआ था? इंग्लिश लैंग्वेज बिकेम मोर डेवलप्ड। इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हो रही थी, क्योंकि इंग्लिश के अंदर फ्रेंच के वर्ड्स आ रहे थे और वो क्या हो रही थी? डेवलप हो रही थी। ओल्ड इंग्लिश से मिडल इंग्लिश बन रही थी। लिटरेचर मूव्ड फ्रॉम ऑनरी रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल टॉपिक्स टू रियल लाइफ। वो जो एक लिटरेचर था जिसमें हिस्ट्री के बारे में लिखा जाता था और मज़हब के बारे में लिखा जाता था, उसने भी अपनी फॉर्म चेंज कर ली। वो रियलिटी की तरफ आ गया, रियल लाइफ की तरफ आ गया, सोसाइटी की तरफ आ गया एंड ह्यूमन नेचर। और ह्यूमन नेचर के बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। लिटरेचर की फॉर्म यहाँ पे आके डेवलप होना शुरू हो गई थी, चेंज होना शुरू हो गई थी। पोएट्री रीच इट्स हाईएस्ट लेवल इन द मिडल इंग्लिश पीरियड।
और पोइट्री जिसका आगाज़ एंग्लो सैक्सन से हुआ था वो इस एज के अंदर अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुकी थी, क्योंकि जॉफरी चौसर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री का ये फादर समझा जाता है, इस वजह से इसने इंग्लिश पोइट्री को पीक पे ले गया। जी, इस एज के जो सबसे फेमस राइटर है वो जॉफरी चौसर है। here यू कैन सी द पिक्चर, इस पिक्चर को मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। किसकी है? जॉफरी चौसर। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये जो जनाब आपको नज़र आ रहे हैं ये इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश शायरी के फादर कहलाते हैं। हिज फेमस वर्क, इसके जो सबसे मशहूर वर्क है वो हमारे पास हैं जी, द कैंटरबरी टेल्स, एंट्रोलस एंड क्रीसेड। ये इसके सबसे फेमस वर्क है, और इन दोनों में जो सबसे मशहूर है ना वो है जी कैंटरबरी टेल्स, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, स्टोरीज हैं जी इसके अंदर। 1340 से 1400 तक का जो दौर है वो चौसर टाइम कहलाता है, द गोल्डन एज ऑफ मिडल इंग्लिश पोइट्री। मिडल इंग्लिश शायरी का जो गोल्डन पीरियड है, सुनहरी दौर है, वो चौसर का ही दौर कहलाता है। तो ये जो सबसे छोटा पीरियड है वो आपको ये नज़र आएगा। अब इस पीरियड के अंदर सिर्फ चौसर ने ही काम नहीं किया, बल्कि चौसर के जो कंटेम्परेरी थे जॉन गोवर और विलियम लैंगलैंड, वो भी इसका साथ दिया करते थे। इन दोनों ने भी बहुत ज़्यादा काम किया था जॉफरी चौसर के साथ, तो ये उसके कंटेम्परेरी कहलाते हैं। तो इनके ये नाम भी हैं, पिक्चर भी आप देख सकते हैं और इनके वर्क्स भी आप देख सकते हैं। जी, अब आते हैं जी लास्ट पार्ट की तरफ, एज ऑफ रिवाइवल। रिवाइवल दोबारा ज़िंदा रखना, दोबारा ज़िंदा करना। चौसर साहब मार गए थे, अब उनके वर्क को ज़िंदा रखना था, वो किस किस ने रखा इस एज के अंदर हम देखते हैं। जी, आफ्टर चौसर एज ऑफ रिवाइवल 1400 to 1500, दिस पीरियड स्टार्टेड आफ्टर डेथ ऑफ चौसर। चौसर की मौत के बाद ये पीरियड शुरू होता है। चौसर फॉलोअर कंटिन्यूड हिज स्टाइल। अब जो चौसर को फॉलो करने वाले तो उसके पैरोकार थे, उन्होंने उसके अंदाज, उसके स्टाइल को ज़िंदा रखा, कंटिन्यू रखा। लिटरेचर बिगेन टू ग्रो अगेन, जो लिटरेचर था वो एक दफ़ा फिर चौसर की डेथ के ऊपर मर गया था, ख़त्म हो गया था, मुर्दा हो गया था, उसने एक दफ़ा फिर जन्म लेना शुरू कर दिया, जो कि रिवाइवल कहलाता है। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प बुक्स स्प्रेड अमंग पीपल। इसको हम एंड पे जाके डिस्कस करते हैं, ये इवेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से इस दौर का आगाज़ हुआ था। अब इस दौर का जब आगाज़ हो गया तो इसके अंदर आपको राइटर्स मिलेंगे जिन्होंने चौसर के वर्क को, चौसर के स्टाइल को ज़िंदा रखा। सो सबसे पहले हमारे पास जो है विलियम लिजेट है जी, विलियम लिजेट। ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलोअर ऑफ चौसर। सबसे ज़्यादा जो चौसर को फॉलो करने वाला वो है विलियम लिजेट। ही इमिटेटेड चौसर स्टाइल एंड रोट लॉन्ग पोइम्स। इसने चौसर के स्टाइल को फॉलो किया और लंबी लंबी एपिक टाइप नज़में लिखी, जिसके अंदर द फॉल ऑफ प्रिंसेस है, द टेम्पल ऑफ ग्लास, ये इसकी सबसे मशहूर पोइम्स कही जाती हैं या समझी जाती हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आ जाता है जी फॉलोअर, उसका नाम है थॉमस हॉकलीफ। ही वॉज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चौसर। चौसर से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है ये भी। ही प्रेस्ड चौसर एंड फॉलोड हिज पोइटिक स्टाइल। इसने चौसर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है और इसके स्टाइल को भी फॉलो किया। इसका जो फेमस वर्क है वो हमारे पास है जी रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। ये इसका सबसे मशहूर वर्क है, रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, थॉमस हॉकलीफ का। और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है जी रॉबर्ट हेनरीसन। इसका फॉलोअर जो आखिरी है उसका नाम है रॉबर्ट हेनरीसन, और ही वॉज अ स्कॉटिश पोइट। ये स्कॉटिश पोइट है, स्कॉटिश शायर है, इन्फ्लुएंस्ड बाय चौसर। ये भी चौसर से मुतासर हुआ था। फेमस वर्क द टेस्टामेंट ऑफ क्रेसेड, ये भी इसकी एक बुक है, टेस्टामेंट ऑफ क्रेसेड, जो कि इसने हेनरीसन ने लिखी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो हमारे तीनों पीरियड्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब इस पीरियड के अंदर ना कुछ इवेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन इवेंट्स को भी इस पीरियड के अंदर, दूसरे पीरियड के अंदर, मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंदर आप इंक्लूड लाजमी तौर पे कीजिएगा। तो वो जो 6 इवेंट्स है वो आपके सामने। नंबर 1, 100 ईयर वॉर। ये सबसे पहला मेजर इवेंट समझा जाता है। 100 साल या 100 साल से ज़्यादा की एक जंग थी जो कि इस दौर की सबसे फेमस वॉर समझी जाती है, 100 ईयर वॉर। ये लड़ी गई थी बिटवीन किंग ऑफ इंग्लैंड एंड द किंग ऑफ फ्रांस फॉर टेरिटोरियल राइट्स। ये 2 कंट्रीज़ के दरमियान लड़ी गई थी, इंग्लैंड के दरमियान और फ्रांस के दरमियान। कुछ टेरिटोरियल इश्यूज़ थे, उनके दरमियान ये जंग आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती, जो कि 100 से ज़्यादा साल तक चलती रही। ये जी फर्स्ट इवेंट, मेजर इवेंट। नंबर 2 पे हमारे पास जो इवेंट आ जाता है वो आ जाता है जी ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ को कहते हैं बोबोनिक प्लेग भी कहते हैं। ये एक बीमारी आई थी, ताउन की बीमारी।
तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की अमवात हुई थी। इन्फेक्शन फीवर फ्राम द वायरस कॉल्ड यर्सीनिया पेस्टिस, एक जरासीम आया था जी, जिसकी वजह से बीमारी फैली थी। जस्ट लाइक ये कोरोना कुछ साल पहले आया था, इसी तरह उस दौर में भी एक जरासीम आया था जिसका नाम था यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है जी। इसकी वजह से जो इंग्लैंड है या उसके इर्द गिर्द इलाके हैं, 30 से 40% जो लोग हैं उनकी मौत हो गई थी। लोग चर्चेस की तरफ भी गए दुआएं मांगने के लिए, इबादत करने के लिए, बट ऑल इन वेन, उनका किसी चीज़ का भी उनको फ़ायदा नहीं हुआ। 40% जो लोग हैं वो मर चुके थे। ये जी इस दौर का दूसरा बिग इवेंट। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाते हैं जॉन विक्लिफ। ये तीसरा इवेंट है, जॉन विक्लिफ। ही वॉज द मैन, और इसने क्या किया था? ही ट्रांसलेटेड बाइबल, इसने इंजील का तर्जुमा किया था, फ्राम लैटिन टू वर्नाक्यूलर इंग्लिश। इसने लैटिन से इंग्लिश के अंदर हिब्रू को जो है बाइबल उसको ट्रांसलेट किया था। एट दैट टाइम इट वाज प्रोहिबिटेड, ये मना था कि आप बाइबल को किसी और ज़ुबान में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, लेकिन जॉन विक्लिफ ने ऐसा किया और इसकी वजह से इसको मौत का भी सामना करना पड़ा था। ये इसका तीसरा बिग इवेंट। चौथा इवेंट आ जाता है जी व्हाइट टेलर रिबेलियन, पीजेंट्स रिवॉल्ट, अ ग्रेट राइजिंग। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। ठीक है जी। एक रिबेलियन हुई थी, एक लड़ाई हुई थी जिसको वाट टेलर रिबेलियन भी कहते हैं, वाट टाइलर रिबेलियन भी कहते हैं, पीजेंट्स रिवॉल्ट भी कहते हैं, और ग्रेट राइजिंग भी कहते हैं। अब ये काम पे क्या हुआ था, लोगों से ना मेहनत मजदूरी बड़ी ज़्यादा करवाई जाती थी, हद से ज़्यादा लोगों से, आम लोगों से मेहनत मजदूरी करवाई जाती थी। और दूसरी चीज़ ये की जाती थी कि उन लोगों से टैक्सेस बहुत ज़्यादा लिए जाते थे, हर एक चीज़ का उनसे टैक्स लिया जाता था, जिसकी वजह से लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें, जिसकी वजह से जो ना देता उनसे ना बड़ी जांच पड़ताल वगैरह की जाती थी कि क्यों नहीं दे रहा, किस वजह से नहीं दे रहा। टैक्सेस हाई थे और लेबर बहुत ज़्यादा थे। ये है जी इस दौर का चौथा बिग इवेंट। पांचवें इवेंट आ जाता है जी हमारे पास इन्वेंशन ऑफ मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे आ चुकी थी। पहली आई थी 1450 में और दूसरी आई थी 1475 में। ठीक, जो पहली आई थी वो जर्मनी के अंदर आई थी और वो लेके आए थे जोहान्स गटेनबर्ग, और दूसरी जो आई थी वो इंग्लैंड के अंदर आई थी, वो लेके आया था विलियम कैक्सटन। ये दो बंदे जो कि प्रिंटिंग प्रेस को, मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस को लेके आए थे, और ये इस दौर का भी एक मेजर इवेंट समझा जाता है। नंबर 6 और लास्ट पे आ जाता है जी वार ऑफ रोजेस। रोजेस की वार हुई थी, दो हाउसेस के दरमियान हुई थी, बिटवीन द हाउस ऑफ यॉर्क एंड द हाउस ऑफ लैंकास्टर। दो कबीलों के दरमियान कह लें या दो सल्तनतों के दरमियान जो लड़ाई है उसको हाउस ऑफ वार कहते हैं। हाउस ऑफ यॉर्क जो है वो वाइट हाउस को सिंबलाइज करता है और हाउस ऑफ लैंकास्टर जो वो रेड हाउस को सिंबलाइज करता है। ये बिग इवेंट्स है, 6 बिग इवेंट्स जो कि इस दौर के अंदर। अब लास्ट स्लाइड जी आपके सामने, एंड ऑफ एज। इस एज का एंड हो गया जी, कब हुआ देखें। द एंग्लो नॉर्मन पीरियड एंडेड अराउंड 1500 because England was moving from medieval English into medieval age into the Renaissance। क्योंकि जो लोग थे वो रिनाइंसां की तरफ मूव कर रहे थे। ये नहीं क्योंकि एक बिग इवेंट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ था। वो सिर्फ लोगों के अंदर चेंजेस आ रही थी, वो जो चेंज था उसने इस दौर को ख़त्म किया था। द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्मन फ्रेंच बिकेम वीकर। वो जो फ्रेंच का इन्फ्लुएंस थी वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो गई थी। जाहिर सी बात है, वो जो एक दौर चल रहा था फ्रेंच का, वो वीक पड़ना शुरू हो जाएगा तो उनका दौर भी साथ साथ वीक पड़ना शुरू हो जाएगा। द इंग्लिश लैंग्वेज बिकेम स्ट्रॉन्गर, और जो इंग्लिश ज़ुबान थी उसके अंदर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पहले हो चुकी थी और वो एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बन रही थी, जिसकी वजह से फ्रांस जो थी वो फ्रेंच जो थी वो वीक पड़ना शुरू हो गई और ये उभरना शुरू हो गई थी। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस स्प्रेड नॉलेज। तो यही बात थी, जब इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हुई, इंग्लिश के अंदर लिटरेचर आया, तो वो प्रिंटिंग प्रेस जो आ चुकी थी उसने हर एक चीज़ को दूर दूर तक फैला दिया, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई। एंड द पॉलिटिकल चेंजेस सच एज द एंड ऑफ द वार ऑफ रोजेस ब्रॉड अ न्यू एरा। वो जो वार ऑफ रोजेस हुई थी उसने एक नए दौर को जन्म दिया। दिस चेंजेस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो इसी के साथ ही जो एंग्लो नॉर्मन का जो दूसरा पीरियड है वो भी एंड हो जाता है। ठीक है जी डियर व्यूवर्स, ये था जी हमारा थोड़ा सा लेंथ थी बट इन डिटेल जो टॉपिक है वो हमारा सेकंड पीरियड था। उम्मीद करता हूँ कि पीरियड आपको समझ ज़रूर आया होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट पीरियड के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।